दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 7 जून 2021। तो आज की बिहार सहित पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार सहित पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों देश के कई शहरों में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। यह पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह देश के 135 जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा हो गई है। यह देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 85 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यह बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में स्पेशल पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चला गया है। यह बिहार के बाकी हिस्सों में यानी कि सीमांचल मिथिलांचल में पेट्रोल बस शतक ही लगने वाला है। यह पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ रहा है। अगर पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाए तो इस साल पेट्रोल की कीमतें 13% तक की बढ़ोतरी हो गई है। यह पिछले एक महीने के दौरान देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 19 बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर यह है कि देश के 6 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के स्तर को पार कर गया है। यह राज्य में बढ़ी हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों का एक कारण राज्य में लग रहे वेट और स्थानीय टैक्स भी शामिल है। इसके साथ साथ माल ढुलाई की लागत जुड़ने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें तय होती है। यह मुंबई देश का पहला बड़ा शहर है जहां पेट्रोल की कीमत 29 मई को 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई थी। जी हां, आज ये आंकड़ा 100 रुपए के पार करके 101 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर तक पहुंचा है, जबकि डीजल 93 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर रहा है। देश के दूसरे बड़े शहरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 95 रुपए 2 पैसे और डीजल 88 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपराध का ग्राफ बिहार में लगातार तेजी के साथ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं, जिसे लेकर सरकार फिर से परेशान है। जब पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बैठक करके संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद मौका विपक्ष के हाथों में आ गया और उन्होंने लगे हाथ आंकड़ों के जरिए सरकार की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। इसके बाद जवाब में एनडीए ने भी पलटवार किया और फिर लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। लेकिन घूम फिर करके बात वहीं पर आ जाती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। लेकिन पिसता तो जनता जा रहा है सिस्टम के नीचे तले। दोस्तों बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति एक बार फिर से लौट आई है। जिन्हें चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा उठाकर सत्ता हासिल की। अब स्वास्थ्य सुविधाओं के मसले पर 15 साल बनाम 15 साल के जरिए लालू प्रसाद यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। जी हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आंकड़ों के जरिए लालू प्रसाद यादव को आईना दिखाने की कोशिश जरूर की है। विपक्ष जिस तीर के जरिए नीतीश कुमार के सत्ता पर निशाना साधा था, अब उसी तीर के जरिए लालू प्रसाद यादव सरकार की पोल खोलने में जुटी हुई है। यह दरअसल बीते एक महीने से लालू प्रसाद यादव लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं। इस दौरान वे हर एक जिले के खंडहर हो चुके स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर भी डाल रहे हैं। साथ ही इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि उनके समय के स्वास्थ्य केंद्रों को नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बंद कर दिया है, जिसके कारण आज लोग सही स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हो गए हैं, जबकि सरकारी फाइलों में ये स्वास्थ्य केंद्र अभी भी चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ऐसे सरकारी फाइलों को गुलाबी फाइलों का नाम दिया है। जी हां, लालू यादव द्वारा उठाए गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव को आंकड़ों के साथ जवाब देने की कोशिश की है। जी मंगल पांडे ने कहा कि 15 साल पहले एक पीएचसी में महीने में केवल 39 मरीज जाते थे, अब 10,000 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जी पहले सरकारी हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलती थी, अब दवा फ्री में दिया जा रहा है। दोस्तों बिहार में दूसरी डीएनए टेस्ट यूनिट खोली जाएगी। यह बिहार में डीएनए सैंपल की जांच के लंबित मामलों का अब जल्द निपटारा हो सकेगा। गृह विभाग ने पटना में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में एक और डीएनए यूनिट के गठन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। यह बिहार की दूसरी डीएनए यूनिट होगी। यह फिलहाल पटना की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चल रही डीएनए यूनिट में 2013 से जांच चल रही है। यह पुलिस अधिकारियों के अनुसार नए उपकरण रहने पर जांच तेजी से होती है। यह 2 से 3 साल बाद धीरे धीरे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होने लगती है। यह वर्तमान लैब में हर सप्ताह औसत 6-7 जांच होती है। एक डीएनए यूनिट होने से साल में औसत 70 से 75 सैंपल की जांच हो पाती है।
दोस्तों, अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली बाबरी मस्जिद और अस्पताल परिसर का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। यह अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी की मौत 164 साल पहले हुई थी। यह इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन यानी कि IICF के मुताबिक अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी ने 1857 की क्रांति के बाद अवध को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त कराने के लिए 2 साल से अधिक समय तक स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। यही कारण है कि IICF ने धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद, अस्पताल, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र और सामुदायिक रसोई सहित सभी योजनाओं को उन्हीं के नाम से शुरू करने का फैसला किया है। IICF के सचिव अतहर हुसैन ने बताया है कि उनके शहीद दिवस पर हमने उनके नाम पर ही सभी परियोजनाओं की शुरुआत करने का फैसला किया है। जनवरी में हमने मौलवी फैजाबादी को शोध केंद्र समर्पित किया है, यह जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक थे। आजादी की पहली लड़ाई के 160 साल बाद भी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी को भारतीय इतिहास में अभी तक वो हक नहीं मिला है। मस्जिद सराय फैजाबाद जो 1857 के विद्रोह के दौरान मौलवी का मुख्यालय थी, वहां एकमात्र जीवित इमारत है जो उनके नाम को संरक्षित करती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गलत बयान देने के मामले में टुन्ना पांडे को भाजपा ने अपनी पार्टी से निलंबित तो कर दिया है। अब टुन्ना पांडे को आरजेडी की ओर से पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया गया है। जी हां, आज सिवान के व्हाइट हाउस में आरजेडी विधायक हरिशंकर यादव ने कहा है कि टुन्ना पांडे जब चाहे आरजेडी के साथ आ सकते हैं। जी हां, हरिशंकर यादव ने कहा है कि टुन्ना पांडे के भाई बच्चा पांडे भी आरजेडी के विधायक हैं, ऐसे में टुन्ना पांडे का भी पार्टी में स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि ऑफर देने वाले विधायक हरिशंकर यादव सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी में रहकर एमएलसी टुन्ना पांडे ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे नेता नहीं हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन हमारे नेता नहीं हैं। 2009 के घोटालेबाज हैं सीएम नीतीश कुमार और वे परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। जी हां, उन्हें हर हाल में जेल भेजवा कर रहेंगे। इन सारे बयानों के बाद से बिहार की सियासत तेज हो गई थी, जहां जेडीयू के लोगों ने टुन्ना पांडे पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसके बाद टुन्ना पांडे को 10 दिनों का समय देकर पार्टी ने जवाब देने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन इसके बाद भी टुन्ना पांडे का तेवर बढ़ता गया। इसके बाद पार्टी ने टुन्ना पांडे को निष्कासित कर दिया। दरअसल अगले साल एमएलसी का चुनाव होने वाला है और अब टुन्ना पांडे के लिए आरजेडी का दरवाजा खुल गया है। टुन्ना पांडे ने एक तरफ लालू परिवार तो दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के परिवार से पकड़ बनाकर रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि टुन्ना पांडे आरजेडी में आते हैं तो वह सिवान से एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार भी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना शांत होता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है तथा कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, जो बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। यह बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर 97.80% तक पहुंच गया है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1000 के आसपास लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 10,308 रह गई है। कल यहां कोरोना से 23 मरीजों की जान चली गई। पटना एकमात्र जिला बचा है जहां अब भी 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज डेली मिल रहे हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना की भयावहता को देखते हुए नीतीश सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। कोरोना चेन को ध्वस्त करने की ये कोशिश रंग लाई और बिहार में संक्रमण का दर सबसे निचले स्तर पर है। हालांकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मामले में अब भी गिरावट है, जो बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है। वहीं अब जब कोरोना का चैन टूटा तो फिर लॉकडाउन भी खत्म करने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो 8 जून से बिहार में अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें लोगों को बहुत राहत मिलेगी। कारोबारियों सहित कई नियमों में बदलाव करते हुए सरकार अनलॉक 1 की शुरुआत करेगी। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने सभी डीएम से फीडबैक ली है और उसी के आधार पर यह रणनीति बनाई है कि बिहार में 8 जून के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना सही नहीं है। हालांकि सभी डीएम को सख्ती बरतने का अधिकार दिया जाएगा और जिलाधिकारी संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अपने इलाके में सख्ती बरतने के साथ धारा 144 के साथ लॉकडाउन जैसे नियम लागू कर सकेंगे। अनलॉक के फैसले पर सोमवार को फैसला लिया जा सकता है, यानी कि आज फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्हें आजादी नहीं मिलेगी, जैसे शादी ब्याह में अभी पूरी तरीके से छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि पहले से बने नियमों में बदलाव होगा और 20 से ज्यादा लोग अब शामिल हो सकेंगे। साथ ही बड़े आयोजन नहीं कर सकते हैं जिसमें ज्यादा भीड़ जमा होने की संभावना है।
दोस्तों इन दिनों आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया है। जी हां, ज्यादातर सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। ऐसे में अगर कोई पहली बार आधार कार्ड बनवा रहा हो तो उसको पहले आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती थी। अब अगर आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ नहीं है, फिर भी आप आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। जी हां, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। वहां इंट्रोड्यूसर की मदद से आसानी से आधार कार्ड बन जाएगा। इंट्रोड्यूसर को यूआईडीआई की क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तैनात किया जाता है। हालांकि इंट्रोड्यूसर के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। जी आधार सेंटर पर सामान्य प्रक्रिया के जरिए आधार कार्ड बनाया जाएगा और 90 दिनों में आपके दिए पते पर डाक के माध्यम से कार्ड भेज दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो फिर आपके लिए यह जरूरी खबर है। यह दरअसल अभी कोरोना की वजह से बैंकों में सीमित स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है। यह साथ ही ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि अति आवश्यक काम होने पर ही बैंक जाएं और ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा कर लें। जी हाल ही में बैंक ने जानकारी दी है कि अभी बैंक में सिर्फ 4 तरह के काम किए जा रहे हैं। जी ऐसे में अगर ग्राहकों को उन 4 कामों में से कोई काम है तो ही बैंक जाएं। इसके अलावा बैंक में अभी और दूसरे काम नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए बैंक जाने से बचें। साथ ही बैंक में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल किया जा रहा है। जी हां, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो फिर आपको बता दें कि अभी बैंक में कौन कौन से काम हो रहे हैं और आप भी बैंक जाने से पहले ये जान ले, वरना फिर बैंक जाना आपका समय व्यर्थ जाएगा। एसबीआई ने बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर बताया है कि अभी बैंक में सारे काम नहीं हो रहे हैं। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अभी बैंक में सिर्फ 4 काम हो रहे हैं जो आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो पहला काम है कैश जमा और निकासी, दूसरा काम है क्लियरिंग ऑफ चेक, तीसरा काम हो रहा है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के खाते में पैसे ट्रांसफर करना और ये अधिकतर विदेशों में पैसे भेजने के लिए काम में लाया जाता है। चौथा और अंतिम काम होता है सरकारी ट्रांजैक्शन। इन कामों के अलावा और बैंक में कोई भी काम नहीं हो रहा है। जी हां, अगर आपको इन कामों के अलावा और भी कोई काम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर रुक जाइए। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घर घर राशन मुहैया कराने वाली योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि जब दिल्ली में पिज्जा और बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है तब घर घर राशन क्यों नहीं मुहैया कराया जा सकता है। यह साथ ही कहा है कि मोदी सरकार इस संकट के काल में उन लोगों से भी लड़ रही है जो उसके खुद अपने हैं। जी सीएम ने आगे कहा है कि सारी तैयारियां की जा चुकी थी। यह अगले हफ्ते से क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक 2 दिन पहले रोक दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों? 75 साल से फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है पर लोगों को मिलता नहीं है, चोरी हो जाता है। यह राशन माफिया का काम है और इनके तार बहुत ऊपर तक हैं। मैंने 17 साल पहले भी राशन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही वजह रही है कि हमारी टीम पर तब 7 बार खतरनाक हमलों की कोशिश की गई। दोस्तों बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिले में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के इन जिलों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने जा रही है क्योंकि कई बड़ी कंपनियां इन जिलों में निवेश करने की योजना बना रही है। यह खबर के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिया गया है। इसकी जानकारी खुद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी है। इससे यह उम्मीद जगी है कि इन जिलों में कोई फैक्ट्री लग सकती है। यह वही बिहार के भागलपुर जिले में भी एथेनॉल की फैक्ट्री लगने वाली है। इसको लेकर मंजूरी भी दे दी गई है। बहुत जल्द फैक्ट्री लगने का कार्य शुरू किया जाएगा। यह वही बिहार के अन्य जिलों में भी बहुत जल्द निवेश आएंगे जिससे लोगों को काफी लाभ होगा। आपको बता दें कि बिहार में उद्योग लगने के लिए 6199 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। इसमें एथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक और रबड़ जैसे उद्योग शामिल है। दोस्तों सरसों तेल के भाव में कमी आने के बाद अब प्याज का तेवर चढ़ने लगा है। जी हां, अभी सरसों तेल की कीमत 155 से 180 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध है। विभिन्न ब्रांड के अलग अलग दाम हैं। जी हां, हाल ही में सरसों तेल के मूल्य से 10 से 25 रुपए तक की कमी हुई है। जी हां, वही बीते एक सप्ताह में प्याज की खुदरा कीमतों में 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, बिहार के खुदरा बाजार में कल प्याज की कीमत 28 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, जबकि कुछ दिन पहले 20 से 22 रुपए प्रति किलो पर बिक
बिक रही थी। यह सब्जी विक्रेताओं की माने तो आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों में और इजाफा होने की उम्मीद है। यह वहीं आलू के दाम भी बढ़े हैं। यह 75 से 80 रुपए किलो में 5 किलो मिलने वाला आलू की कीमत बढ़कर 95 से 100 रुपए पहुंच गया है। यह जबकि हरी सब्जियों के भाव पहले से ही बढ़े थे, यह लेकिन इनकी कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। कल तक 30 से 35 रुपए मिलने वाला नेनुआ 45 से 50 रुपए हो गया है। यह वही कद्दू के भाव भी बढ़े हैं। यह एक पीस कद्दू 50 रुपए मिल रहे हैं। यह इसी तरह परवल के भाव में तेजी आई है। सब्जियों की कीमत बढ़ने के साथ साथ धनिया पत्ता किचन का जायका बढ़ा रहा है। यह अभी भागलपुर की मंडी में पश्चिम बंगाल और झारखंड से धनिया की आपूर्ति हो रही है। बाजार में इसकी कीमत 250 से 300 रुपए प्रति किलो है। यह टमाटर का रंग भी लाल हो गया है। यह 2 माह पहले कीमत नहीं मिलने की वजह से टमाटर सड़कों पर फेंका जा रहा था। आपको न्यूज के माध्यम से भी टमाटर के बारे में बताया जा रहा था। यह सब्जी के थोक व्यापारियों के मुताबिक लोकल टमाटर, धनिया और मिर्च की फसल खत्म हो गई है। इसकी वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले टमाटर की बिक्री शहर में जारी है। इसके अलावा मिर्च और धनिया की भी खेप अन्य प्रदेशों से पहुंच रही है। इस वजह से रेट में अचानक ही तेजी आने लगी है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देर से ही सही, लेकिन इस साल भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भागलपुर के मशहूर जर्दालू आम की सौगात भेजी जा रही है। यह भागलपुर जिले के अधिकारियों समेत आम उत्पादक किसान भी पिछले कई दिनों से तैयारियों में लगे थे। अब आज विक्रमशिला एक्सप्रेस से यह सौगात रवाना कर दिया जाएगा। यह बिहार के मैंगो मैन अशोक चौधरी की मधुबन नर्सरी में ये आम उगाए गए हैं। देश के खास लोगों को हर साल भागलपुर के जर्दालू आम इंतजार रहता है। हालांकि इस बार कोरोना के कारण देर हुई है। हाल ही में भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने डीडीसी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी, ताकि अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाले आम चुनकर भेजे जा सके। अब 2000 पेटियां तैयार कर ली गई है, जो कि विक्रमशिला एक्सप्रेस से भेजी जा रही है। भागलपुर से 500 पेटियां पटना भेजी जा रही है, जबकि 1500 पेटियां दिल्ली में स्थित बिहार भवन भेजी जा रही है। उसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और विशिष्ट हस्तियों के यहां आम भेजे जाएंगे। हर पेटी में 20 आम है, जो वजन के करीब 5 किलोग्राम है। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। बिना इसके आप कोई भी व्हीकल्स नहीं चला सकते हैं, यानी कि कोई गाड़ी नहीं चला सकते हैं। ऐसे में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोग इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको शक है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी है, तो फिर आप इस टिप्स के जरिए इसकी पड़ताल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2019 में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि देश में हर तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है। ऐसे में नया मोटर व्हीकल एक्ट फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपको बता दूं कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के तरीकों में काफी बदलाव आया है, जिसमें अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा भरोसा रहता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी नहीं है। आपको बता दूं कि हर साल देश में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हादसे अनट्रेन्ड ड्राइवरों की वजह से होते हैं। ऐसे में यदि आप टेस्ट देकर और आरटीओ विभाग के सभी नियम को फॉलो करके ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते हैं, तो फिर हादसे की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले वाहन को चलवाकर प्रार्थी का टेस्ट भी लेते हैं। ऐसे में अनट्रेन्ड ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े किए तो भाजपा और जदयू के नेता उन पर हमलावर हो गए। यह प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि बेरोजगारी का सवाल उठा रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को इस बारे में पहला सवाल अपने पिता लालू यादव से करनी चाहिए। जब 15 सालों के शासनकाल में उनके परिवार ने बिहार के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार जैसे मसलों को खत्म कर दिया था, उन्हें पलायन की राह दिखाई थी। संजय सिंह ने कहा कि दरअसल रोजगार का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव अपना राजनीतिक रोजगार तलाश रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनकी बातों में आ जाए। वैसे भी अगर तेजस्वी यादव बिहार में रहेंगे तो फिर उन्हें नीतीश कुमार की सरकार द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में किए गए काम दिखेंगे। बिहार का युवा आज न केवल सामान्य शिक्षा बल्कि तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में भी अपनी पकड़ बना रहा है।
दोस्तों नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने वाले एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से निकालने के बाद भी बीजेपी जेडीयू का घमासान बढ़ता जा रहा है। यहां सीवान के बरहड़िया से कई दफे विधायक रहे और नीतीश कुमार के करीबियों में शामिल जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने आज बीजेपी पर खुला हमला बोला। श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने जदयू की पीठ में छुरा घोंपा है। बीजेपी नीतीश कुमार को अब दस्त करना चाहती है। टुन्ना जी पांडे से भी बीजेपी के बड़े नेता बयान दिलवा रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह का कहना है कि टुन्ना जी पांडे के पीछे बीजेपी के बड़े बड़े नेता के हाथ हैं। जी हां, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सच्चाई को सारे लोग जानते हैं। जी हां, टुन्ना जी पांडे अपने मन से नहीं बोल रहे थे, उनसे बुलवाया जा रहा था। श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपा है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने वोट जेडीयू के उम्मीदवारों को नहीं दिलवाया, जबकि जेडीयू का सारा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हुआ। बीजेपी की गद्दारी के कारण ही जेडीयू को कम सीटें आई। जहां श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि खुद नीतीश कुमार ने चुनाव के बाद कहा था कि हमारे अपने लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा है। इसका मतलब यही था कि बीजेपी ने धोखा दिया। श्याम बहादुर सिंह ने कहा है कि बीजेपी की चाल खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन उसकी मंशा पूरी नहीं होने वाली है। जेडीयू सब समझ चुका है। बीजेपी जदयू को जितना डैमेज करना था उतना तो कर दिया। अब जदयू ने सारी तैयारियां कर ली है। बीजेपी के चाहने से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटने वाले नहीं है। बीजेपी को भी बात समझ में आ गई है, इसलिए बिहार सरकार गिरने का कोई खतरा ही नहीं है। नीतीश के करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह ने लालू प्रसाद यादव की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने जो काम किया वह बहुत कम लोगों ने किया। बिहार में जो गुलामी थी उसे आजाद करने में लालू यादव ने बहुत काम किया। नीतीश कुमार भी उसी राह पर चल रहे हैं। लालू यादव की तारीफ तो करनी ही चाहिए। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में ईमानदार पुलिस वाले वसूली प्रथा की परंपरा को बखूबी निभा रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस में तैनात सिपाही और अधिकारी गश्ती दल की गाड़ी और ड्राइवर का सदुपयोग नजराना वसूलने के लिए करते हैं। जी हां, ये पुलिस वाले हर दिन इस कार्य में लगे रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी, हम आपको वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि फोटो दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस वाले ट्रक वालों से अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो को बिहार के मुजफ्फरपुर का बताया जा रहा है। अवैध वसूली की यह तस्वीर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में जमकर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह पिक्चर सदर थाना इलाके की फताही का है। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर शुक्रवार की दोपहर का है, जिसमें ट्रक चालकों से पुलिस कर्मियों को पैसे की वसूली करते देखा जा रहा है। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान से पीएमसीएच तक पुल के ऊपर पुल बनाया जाएगा। जी हां, एक पुल के ऊपर दूसरे पुल बनाया जाएगा। यह बिहार का महत्वपूर्ण योजना राजधानी पटना के अशोक राजपथ में डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के लिए 8 कंपनियां तकनीकी बीड में सफल हो गए हैं। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर है। इसके बनने के बाद गांधी मैदान से पीएमसीएच जाना काफी आसान हो जाएगा। अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम को भी इस योजना खत्म कर देगी। राजधानी पटना की गांधी मैदान में स्थित कारगिल चौक से लेकर वाया पीएमसीएच होते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होना है, यानी कि पुल के ऊपर पुल बनाना है। दोस्तों, बिहार में हाल ही में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। जी हां, पांडे के बयान को लेकर गरमाई सियासत जहां अभी ठंडी भी नहीं हुई थी, तो वहीं अब जेडीयू नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, जदयू नेता और सीएम नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले महेश्वर यादव का कहना है कि देश नीतीश को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस पर अय्यारपुर में स्थित आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में गाय घाट के पूर्व विधायक महेश्वर यादव ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। शिक्षा और चिकित्सा का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण हो चुका है। सरकारी उपकरणों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। कोरोना के कारण देश में तबाही मची है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 6 महीने से सड़क पर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में समाजवादी धारा से निकले नीतीश कुमार तैयार हो तो देश की जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा करेगी। यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार कोरोना काल में अच्छा काम नहीं कर पाई है। ऐसे में देश की जनता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा देकर बिहार के साथ न्याय करने की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार और झारखंड विभाजन के उपरांत प्राकृतिक आपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं में लगातार डस के बावजूद सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधक से बिहार में विकास की गति देने
देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों से उसकी बराबरी संभव नहीं है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट इसका प्रमाण है। यह जेडीयू नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि आपसे विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की वर्षों से लंबित मांग पर विचार करें और बिहार वासियों को न्याय दें। इससे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर चुके हैं। यह उन्होंने कहा था कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट में यह माना जा रहा है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, तो हमें विशेष सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। दोस्तों, सपने देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता और होता भी नहीं है। सपने देखना एक अलिखित मौलिक अधिकार की तरह है। ये आंख बंद करके तो सपने सभी देखते हैं, पर उनको आप क्या कहेंगे जो आंखें खोल करके सपने देखते हैं? यह राजनीति में आंखें खोलकर सपने देखने वालों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें एक नया नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जुड़ गया है। दीदी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा दिया, खेला होवे। नंदीग्राम के लोगों ने सोचा कि दीदी को हरा कर उन्होंने खेला खत्म कर दिया, पर खेला ही हो गया और बड़ी दिलेरी से खेला करते हुए दीदी मुख्यमंत्री बन गई और अब दीदी की नजरें नई दिल्ली के सिंहासन पर है। यह क्षेत्रीय दलों के नेता जिनका केंद्र की राजनीति में प्रभाव बढ़ जाता है, अक्सर प्रधानमंत्री बनने का हसीन सपना देखने लगते हैं। पिछले 1.5-2 दशक में कई क्षेत्रीय नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते देखते कहीं और ही पहुंच गए। इस सूची में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती और रामविलास पासवान का नाम लिया जा सकता है। यह मुलायम, मायावती, लालू या फिर पासवान, सभी की सोच एक ही थी कि केंद्र में 1996 वाली स्थिति फिर से बन जाए और जैसे तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की लॉटरी निकल गई थी, वैसे ही वह भी देवगौड़ा की तरह प्रधानमंत्री बन जाए। जब पर ऐसा नहीं हुआ। जब देवगौड़ा इन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे और अब ममता बनर्जी सपने देखने में व्यस्त हो गई है। जब ममता बनर्जी की निजी हार के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में सफल रही है। जब बाकी के क्षेत्रीय नेताओं का दबदबा कम होता गया है और अब ममता बनर्जी को यह गुमान होने लगा है कि विपक्ष से वही इकलौती ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है। अगला लोकसभा चुनाव अभी भी लगभग 3 साल दूर है, पर जिस तरीके से वह आए दिन मोदी सरकार से पंगे लेती दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह भी अब बड़े सपने आंखें खोलकर देखने लगी है। उसे कतई इस बात की परवाह नहीं है कि देश में 27 और राज्य और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और बंगाल के 42 सीटों के अलावा लोकसभा में 401 और सीट भी है। यह ममता बनर्जी को शायद इस बात का भी पता नहीं है कि बंगाल के बाहर उनकी स्वीकार्यता लगभग ना है। यह ममता बनर्जी एक ही सूरत में प्रधानमंत्री बन सकती है जब बीजेपी और सहयोगी दल चुनाव हार जाए और तृणमूल कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। यह साथ ही साथ यह भी जरूरी होगा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ दे, जो होता दिख नहीं रहा है। यह वैसे भी सोनिया गांधी से बेहतर और कौन जान सकता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपनों का मतलब क्या होता है। उनका यह कहना बीजेपी के बारे में तो गलत निकला, लेकिन कहीं ममता बनर्जी पर यह जुमला ना फिट बैठ जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा था कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने और फिर देश को महंगे तेल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा 5 साल कम करके 2025 तक कर दी गई है। यह पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। यह सरकार ने पिछले साल 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था और 2030 तक 20% एथेनॉल को 90% डीजल के साथ मिलाने का लक्ष्य तय किया गया था। दोस्तों, बिहार में जारी लॉकडाउन के कारण सोना चांदी व्यवसायियों की हालात काफी खस्ता हो गई है। यह केवल बिहार की राजधानी पटना की बात कर तो यहां करीब 10,000 छोटे और बड़े सोना चांदी कारोबारी है। जी हां, लॉकडाउन के कारण राजधानी पटना के सोना चांदी कारोबारी को करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्टीम फेडरेशन के बिहार कन्वेंशनर अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि सोना चांदी व्यापारियों की हालत काफी दयनीय हो गई है। लॉकडाउन में लंबे समय से दुकानें बंद हैं। सभी प्रमुख त्योहार जैसे अक्षय तृतीया, ईद, लगन का सीजन सब निकल गया, लेकिन सभी की सभी दुकानें बंद रही। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता है और भारत चीन के मुद्दे को सुलझाने में समर्थ है। जब पुतिन ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों जिम्मेदार नेता है जो दोनों देशों के बीच मुद्दों का समाधान करने में सक्षम है। जब उन्होंने कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र से इतर यानी कि क्षेत्र से अलग किसी भी ताकत को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, क्या आप बेरोजगार हैं? अगर आप बेरोजगार हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए खास है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे खास बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शुरू करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें सरकार की तरफ से 50% तक की सब्सिडी भी दी जाती है। आपको बता दूं कि आजकल मोती की खेती पर लोगों का फोकस तेजी से बढ़ा है। इसकी खेती करके कई लोग लखपति बन चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि मोती की खेती के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मोती की खेती के लिए एक तालाब, सीप यानी कि जिसमें मोती की खेती होती है, और ट्रेनिंग, इन 3 चीजों की जरूरत होती है। तालाब चाहे तो आप खुद के खर्च पर खुदवा सकते हैं, या फिर सरकार जो 50% सब्सिडी देती है उसका भी लाभ ले सकते हैं आप। सीप भारत के कई राज्यों में मिलते हैं। हालांकि दक्षिण भारत और बिहार के दरभंगा के सीप की क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी ट्रेनिंग के लिए भी देश में कई संस्थान हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और मुंबई से मोती की खेती की ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप मोतियों की खेती कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सीपियों को एक जाल में बांधकर 10 से 15 दिनों के लिए तालाब में डाल दिया जाता है, ताकि वे अपने मुताबिक अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। इसके बाद उन्हें बाहर निकालकर उनकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी यानी कि सीप के अंदर एक पार्टिकल या फिर सांचा डाला जाता है। इसी सांचे पर कोटिंग के बाद सीप लेयर बनाते हैं जो आगे चलकर मोती बनता है। एक सीप तैयार होने में 25 से 35 रुपए का खर्च आता है, जबकि तैयार होने के बाद एक सीप से 2 मोती निकलते हैं और एक मोती कम से कम 120 रुपए में बिकता है। अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो फिर 200 रुपए से भी ज्यादा कीमत मिल सकती है। अगर आप 1 एकड़ के तालाब में 25,000 सीपियां डालेंगे तो फिर इस पर करीब 8 लाख रुपए का खर्च आता है। मान ले कि तैयार होने के क्रम में कुछ सीप बर्बाद हो गए तो भी आप 50% से ज्यादा सीप सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इससे आसानी से 30 लाख रुपए सालाना कमाई हो सकती है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस नहीं था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।